हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम सामाजिक सुधार की अगली क्लास लेकर के आए हैं। तो इससे पहले मैंने आपको सामाजिक सुधार की 3 क्लासेज करवा दी हैं, और अगर आपने वो क्लासेज नहीं की है तो इस क्लास से पहले उन क्लासेज को लगाने का भी काम करें। और आज ये हमारी सामाजिक सुधार की आखिरी क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इस क्लास के अंदर हम रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लगातार इन क्लासेज को लगाते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। तो बात करते हैं आज की क्लास की, और सबसे पहले हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाला कौन था? तो इस मिशन की स्थापना करने वाला था भारत का युवा, जिसकी याद में हम युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, और जिसका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और उसी पर आधारित हमारी आज की ये पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाला बंदा था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी? तो स्वामी विवेकानंद को जो स्वामी की उपाधि थी, स्वामी की उपाधि, तो इस उपाधि से इसको किसने नवाजा था? तो ये उपाधि इसको दी थी महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है, तो महाराजा खेतड़ी ने इसको स्वामी की उपाधि से नवाजा था। और खेतड़ी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, और तांबे के लिए मशहूर है क्या? खेतड़ी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी के नाम से महाराजा खेतड़ी ने पुकारा था। अब बात करते हैं कि इस स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, 12 जनवरी, और 1863 को इस महान आत्मा का जन्म हुआ। और इनका जन्म कहां पर हुआ? तो कलकत्ता के अंदर ये पैदा हुए थे। कलकत्ता जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कलकत्ता का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। और गंगा नदी का नाम कलकत्ता में क्या पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल में क्या पड़ जाता है? तो वहाँ पर उसको हुगली के नाम से पुकारते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गंगा नदी है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। और ये कहाँ पर अपना पानी गिराती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरवन का डेल्टा किसके लिए मशहूर है? तो मैंग्रोव वन के लिए मशहूर है सुंदरवन का डेल्टा। और मैंग्रोव जो वन है उसकी खासियत क्या है? तो उसकी खासियत ये है बेटा कि वो जो वन है उसके जो पौधे हैं उनकी जड़ आपको जमीन से ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, तो 12 जनवरी को इसी कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट कि इनके फादर कौन थे, इनके पिता कौन होते थे। तो स्वामी विवेकानंद का पिता था विश्वनाथ। विश्वनाथ इनके पिता होते थे। और ये कौन थे? तो जो ये विश्वनाथ है ये हाई कोर्ट के अंदर, कौन सा हाई कोर्ट है? कलकत्ता। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ये वकील का काम करते थे, वकालत करते थे। ठीक है, तो विश्वनाथ के पुत्र थे स्वामी विवेकानंद। और नेक्स्ट हम बात करें कि इनकी माता कौन थी। माता
तो इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी इनकी माता होती थी। और इनकी आध्यात्मिक गुरु भी कौन थी? इनकी माता थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु इनकी माता होती थी स्वामी विवेकानंद की। शुरुआत का जो इनको ज्ञान दिया था वो इसकी माता ने दिया था। और पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करते थे। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर। ठीक है, गृह त्याग इन्होंने कब किया? तो स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, गृह त्याग कर दिया। और ये सच्चे गुरु की खोज के लिए घर से निकल पड़े थे। और इन्होंने 25 साल की उम्र में गृह त्याग किया। और जब ये घर से निकले तो इनको एक गुरु मिला। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकिशन परमहंस। रामकिशन परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु होते थे। किसके? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में कि भाई जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे इनको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आपको इतिहास में एक नाम मिलेगा और वो इसका उपनाम है दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर स्वामी के नाम से स्वामी परमहंस को यानी रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने किसकी बात की? अभी तक हमने देखा कि जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना करने वाला कौन है? तो इसकी स्थापना करने वाला था स्वामी विवेकानंद। जन्म कब हुआ? 12 जनवरी को। और साल कौन सी थी? 1863 की साल होती थी। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। पिता कौन है? विश्वनाथ है। माता कौन है? तो भुवनेश्वरी देवी। और इसी ने इसको शुरुआती शिक्षा देने का काम किया। और गृह त्याग किया 25 साल की उम्र में। सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। और फिर इनको कौन मिले? तो रामकृष्ण परमहंस मिले। और रामकृष्ण परमहंस को ही दक्षिणेश्वर स्वामी कहा जाता है, दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो इन सभी बातों को एक बार नोट डाउन करें और फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं 1893 की। तो 1893 के अंदर क्या हुआ? 1893 के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन रखा गया था। और कहां पर रखा गया? तो अमेरिका के एक शहर में। और उस शहर का नाम क्या था? उस शहर का नाम था शिकागो। और शिकागो की बात की जाए तो शिकागो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक शहर है। और विश्व की सबसे बड़ी जो मांस मंडी है वो शिकागो शहर के अंदर है। ठीक है, बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक गैस के लिए, सोयाबीन के लिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका फेमस है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी? वाशिंगटन डीसी है। उनके राष्ट्रपति का नाम होता था जॉर्ज वाशिंगटन। तो उसी की याद में इन्होंने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा? वाशिंगटन डीसी। और विश्व के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान भी किसने बनाया था? तो वो भी अमेरिका का होता था। विश्व का सबसे छोटा संविधान भी किसका है? वो भी अमेरिका का है। और बात की जाए विश्व का सबसे कठोर संविधान भी किसका है? वो भी अमेरिका का है। कठोर का मतलब हम दंड की बात नहीं कर रहे। कठोर का मतलब होता है कि जिसमें संशोधन करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, और अलिखित संविधान कहाँ का? ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट को विश्व की जननी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को बना था। संविधान सभा ने इसको बनाया था। और लिखने वाला कौन था? तो लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होता था। इसने इस संविधान को लिखा था। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। और भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है।
ठीक है, तो हम बात करते हैं 1893 की। तो 1893 के अंदर क्या हुआ भाई, शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ। शिकागो धर्म सम्मेलन, और इस धर्म सम्मेलन के अंदर सभी धर्मों के लोग बुलाए गए, सभी जगह से गुरुओं को बुलाया गया। और बुलाया गया तो भारत से भी गया कौन, स्वामी विवेकानंद। लेकिन उस टाइम तक हम क्या थे, उस टाइम तक हम यूरोपियों के गुलाम होते थे, अंग्रेजों के गुलाम होते थे। तो भारत को वो अहमियत नहीं दी गई जो आज विश्व में दी जाती है। ठीक है, जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो सभी ने अपनी धार्मिक पुस्तकें वहां पे रखी हुई थी। तो हमारी जो धार्मिक पुस्तक थी जो स्वामी विवेकानंद अपने साथ लेकर गए थे, भगवत गीता, उसको सबसे नीचे दबा दिया गया। सभी धर्मों के लोगों को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद को मौका शुरुआत में नहीं दिया गया। सब यही सोचते थे कि ये तो एक गुलाम देश का नागरिक है, उनका कैसा धर्म होगा, वो कहाँ से आए होंगे। लेकिन बाद में 2-4 मिनट का टाइम दिया गया स्वामी विवेकानंद को, और स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि तुमको मौका तो दे दिया, लेकिन तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, तुम्हारा धर्म ही क्या है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने जितने भी पुस्तकें भगवत गीता के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि गीता को सबसे नीचे दबाया हुआ था, तो उन्होंने पकड़ करके और उस पुस्तक को बाहर खींचा। जैसे उसने भगवत गीता को बाहर खींचा तो सारी पुस्तकें नीचे गिर गई। तो सब ने कहा कि महाराज आपने ये क्या किया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सभी धर्मों का बेस हमारी भगवत गीता है, जितने भी धर्म हैं वो हमारे हिंदू धर्म से ही निकले हैं, सनातन धर्म ही सभी धर्मों का बेस है। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने बोली थी। और जब इनको बोलने का मौका दिया गया तो जैसे इन्होंने अपने भाषण को शुरू किया तो पूरे अमेरिका वासी इनके दीवाने हो गए और सब इनके पीछे पीछे चलने लग गए थे। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और इन्होंने 1893 में क्या किया था, तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद में इन्होंने 1900 के अंदर पेरिस के अंदर एक सम्मेलन हुआ। तो पेरिस सम्मेलन में भी इन्होंने क्या किया, हिस्सा लेने का काम किया। ठीक है, अब मैं आपको 1893 में कुछ बातें बताता हूं, इंपॉर्टेंट बातें। तो 1893 के अंदर बहुत सी घटनाएं घटी थी। कौन कौन सी घटनाएं थी, तो 1893 के अंदर एक तो हुआ था क्या, शिकागो धर्म सम्मेलन, जो मैंने आपको बताया। शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ कब, 1863 में। और इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए कौन गया भाई, तो इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए थे। ठीक है, इसी 93 के अंदर और एक दूसरी घटना घटी, और वो क्या थी, तो महात्मा गांधी कहां गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, तो 1893 के अंदर महात्मा गांधी कहां पर गए, दक्षिण अफ्रीका गए। क्यों गए, कारण क्या था, तो सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए। सेठ अब्दुल्ला, तो इनके मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। कहां पर, महात्मा गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए थे। और इसी 93 के अंदर एक घटना और घटी, और वो क्या थी, तो एनी बेसेंट भारत आई। कब आई, 1893 के अंदर एनी बेसेंट कहां से आई, तो एनी बेसेंट का जो मूल स्थान था वो आयरलैंड था। तो इसी आयरलैंड से एनी बेसेंट भारत आती है। ठीक है, और एनी बेसेंट ने भारत में क्या चलाया, तो होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन को चलाने वाली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट होती थी। और होम रूल लीग आंदोलन चलाने के कारण ही
इनको अंग्रेजों ने कैद कर लिया। और अंग्रेजों ने जब इसको कैद किया तो भारतीयों के मन में आई, कांग्रेसियों के मन में आई कि एक विदेशी महिला हमारे लिए इतना ज़्यादा कर रही है, हमारे लिए आवाज़ उठा रही है, तो हम उनको कुछ भी हक नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट को सम्मान देने के लिए और इनको क्या बना दिया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। कब किया, 1917 में। ठीक है, तो 1917 के अंदर पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बन के आई उसका नाम क्या था, तो उसका नाम एनी बेसेंट होता था। लेकिन ये महिला भारतीय नहीं है। भारतीय महिला कौन आएगी, तो भारतीय महिला बनेगी सन 1925 में और उसका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, लेकिन विदेशी कौन सी है, तो विदेशी है आपकी कौन सी, एनी बेसेंट, आयरलैंड से आई थी। और आयरलैंड के अंदर सबसे पहले चला था होम रूल लीग आंदोलन, और उसी के देखो देख इन्होंने कहां पर चलाया था, तो भारत में इसको चलाया था होम रूल लीग आंदोलन को। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन को कहां से चलाया, तो मद्रास से चलाया। साथ किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। और उसने कहां से चलाया, तो उसने पुणे से चलाया। और पुणे कहां पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। और मुंबई को क्या कहते हैं, 7 टापुओं का शहर, बॉलीवुड की नगरी, सपनों की नगरी के नाम से मुंबई को जाना जाता है। और दहेज में किसने दिया मुंबई को, तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दिया। और किसकी शादी हुई थी, तो शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय की और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की। जब उन दोनों की शादी हुई तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या किया था, मुंबई दहेज में देने का काम किया था। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी और इन सभी बातों को एक बार आप नोट करें और उसके बाद में हम आगे बातें करेंगे। अभी तक हमने बात की कि 1893 में स्वामी विवेकानंद कहां गए थे, शिकागो में गए। और 1900 में कहां पर गए, तो पेरिस सम्मेलन में गए। और वहां पर इन्होंने भारत की मर्यादा को बहुत ऊंचा उठाया। ठीक है, लोगों को बताया कि भारत की अहमियत क्या है, भारत का धर्म क्या है। और जब इन्होंने भारत को बड़े लेवल तक पहुंचा दिया, सबको भारत की वैल्यू का पता चला, तो अब विदेशियों ने भारत के बारे में कुछ एक बातें बोली। ठीक है, और इसी के बीच में एक विद्वान था और उसका नाम था हेराल्ड। और हेराल्ड कहां का रहने वाला था, तो ये न्यूयॉर्क का रहने वाला था। और हेराल्ड ने क्या कहा कि भाई भारत जैसे विद्वान देश में अगर हम अपने विद्वान लोगों को भेजते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और यह बात किसने की, तो यह बात हेराल्ड ने बोली, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने हमारे धर्म के बारे में लोगों को बताया और लोगों को समझाया कि आपका जो धर्म है ये हमारे धर्म से निकला हुआ है। दुनिया में सबसे पहले क्या आया, तो दुनिया में सबसे पहले सनातन आया और सनातन के बाद ही अन्य धर्म निकल करके आए थे। और जब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी महानता की बात की और विदेशियों को भारत की महानता के बारे में पता चला, तो उन्होंने भारत के बारे में टिप्पणियां देना शुरू कर दिया। और इसी टिप्पणी के बीच में हेराल्ड ने कहा था कि अगर हम भारत जैसे विद्वान देश में हमारे विद्वानों को भेजते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, यह बात किसने कही, यह बात हेराल्ड ने कही। और एक बंदा और है, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। किसको पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। और यह बात किसने कही, यह बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात को कही थी। और रविंद्रनाथ टैगोर कहां के रहने वाले थे, तो ये बंगाल के रहने वाले थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा, श्रीलंका का राष्ट्रीय गान लिखा। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो क्या क्या बोला मैंने, तो मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा, ठीक है। और इसने क्या किया भाई, तो इसने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा।
और मैंने क्या कहा, इसने श्रीलंका का राष्ट्रीय गान लिखा। तो इन तीनों देशों का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखने का काम किया था। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा उस समय पे इनको राष्ट्रीय गान घोषित नहीं किया गया था, इन्होंने कुछ बेसिक लिखा था, क्योंकि जो भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान है ये इन्होंने किसकी आने की खुशी में लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भारत का राष्ट्रीय गान है ये लिखा था जॉर्ज पंचम की याद में। जॉर्ज पंचम व मैरी के स्वागत में इन्होंने इनको लिखने का काम किया। और जॉर्ज पंचम और मैरी कहाँ के थे, तो जॉर्ज पंचम और मैरी इंग्लैंड के थे। और जब भी ये कोई खुशी बनाते थे तो अपने उपनिवेश में आते थे, अपने गुलाम देशों में आते थे और वहां पर आकर के ये क्या करते थे, अपनी खुशी मनाते थे। तो जब ये आए तो उनकी आने के खुशी में, उनके आने के स्वागत में इन्होंने क्या लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इन्होंने लिखने का काम किया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में इन्होंने लिखा था। और जॉर्ज पंचम और मैरी भारत कब आए थे, तो 1911 में भारत आए थे। कहाँ पर आए थे, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में आए थे। उस समय पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, तो वहाँ पर ये आए और तब इन्होंने ये गाने का काम किया। और जब 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ उस समय पे भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय था हॉर्डिंग दवित्य। ठीक है, तो ये भारत का उस समय पे वायसराय होता था। ठीक है, तो उनके सम्मान में गाया। और जब इन्होंने जॉर्ज पंचम और मैरी की याद में राष्ट्रीय गान गाया तो अंग्रेज खुश हुए और अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको क्या देंगे, नोबेल पुरस्कार देंगे। लेकिन भारतीय इससे गुस्सा हो रखे थे। उन्होंने कहा कि एक विदेशी के लिए और तू ऐसी ऐसी बातें बोलता, भारत भाग्य विधाता। तो उन्होंने, भारतीयों ने इसको मारने की बात कही। तो इसलिए अंग्रेजों से कहा कि आप मेरे को नोबेल पुरस्कार मत दीजिए, भारतीय मेरे को मार डालेंगे। तो 1913 ईस्वी में प्रथम भारतीय जिसको साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसका नाम क्या था, तो रविंद्रनाथ टैगोर उसका नाम होता था। और इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कब लिखा गया, तो जब बंगाल विभाजन किया गया, कब, 1905 में। ठीक है, कब हुआ, 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। और इसको करवाने वाला कौन था, तो इसको करवाने वाला था वायसराय करजन। वायसराय करजन ने इस बंगाल विभाजन को करवाया। और क्यों करवाया, कारण भी तो होता है। कारण क्या था, तो कारण इसने एक ही बताया, प्रशासनिक असुविधा। इसने कहा कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है और हम इतने बड़े एरिया को नहीं संभाल सकते। अगर इसके दो टुकड़े हो जाएं तो हम यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। एक इसने क्या बना दिया, पूर्वी बंगाल, और इसने क्या बना दिया, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसने दो बंगाल बनाने का काम किया। और जब दो बंगाल बनाए तो बंगाल के अंदर शोक दिवस बनाया गया। और तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप शोक दिवस मत मनाओ, आप यहाँ पर राखी दिवस बनाओ। और उस समय पे इन्होंने क्या गाया, ओमार सोनार बांग्ला। और इन्होंने कहा था कि भाई अंग्रेज हमारे बीच में सरहद बना सकते हैं लेकिन हमारे दिलों को नहीं बांट सकते। ठीक है, तो ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बाद में इसको बंगाल का क्या बनाया गया, राष्ट्रीय गान बनाया गया, ओमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान था वो था नमो नमो माता। लेकिन शायद 1950 के समथिंग नमो नमो माता की जगह उन्होंने क्या कर दिया, नमो नमो श्रीलंका। ठीक है, तो ये तीनों राष्ट्रीय गान लिखने का इन्होंने काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी रविंद्रनाथ टैगोर के पास में जब स्वामी विवेकानंद, वो महात्मा गांधी जी आए थे 1915 में, तो रविंद्रनाथ टैगोर के पास भी कौन रुकते हैं, महात्मा गांधी। और कहाँ पर रुकते हैं, शांति निकेतन में। शांति निकेतन में रुकने का काम करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पास कौन, महात्मा गांधी। और फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने इसके बाद में साबरमती नदी के किनारे
साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाने का काम किया था महात्मा गांधी ने। बाद में वो वहीं पे रहे थे, लेकिन शुरुआत में कहाँ पर रहे थे? तो शुरुआत में वो रहे थे शांति निकेतन में, कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहे थे। और बात की जाए कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब आए, तो ये आए थे 9 जनवरी और 1915 को। और जब ये आए महात्मा गांधी, जब ये महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे, तो काफ़ी दिनों के बाद में इनकी याद में जो ये 9 जनवरी थी, 9 जनवरी को क्या बनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इनकी याद में, इनकी आने की खुशी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और ये पहली बार कब बनाया गया? तो पहली बार ये बनाया गया सन 2003 में। और उस समय पे सरकार किसकी थी? तो उसके समय पे सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी जी की सरकार होती थी और इन्होंने ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में पहली बार मनाने का काम किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। और इनकी याद में सुशासन भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान भारत का शेरशाह सूर्य भी अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातों को नोट करें और उसके बाद में हम आगे बातें करेंगे। हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? 1896, ठीक है, कब बेटा? तो 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना। और ये स्थापना इन्होंने कहां पर की थी? तो ये स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर की थी। न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना करने का काम किया था। ठीक है, और फिर 1897 में जो आज की क्लास का बेस है, जो मूल चीज है, क्या? रामकिशन मिशन की स्थापना। तो 1897 में इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना करने का काम किया। अपने गुरु रामकिशन परमहंस की याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, और बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई। और कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु वेल्लूर मठ में हो गई। ठीक है, वेल्लूर मठ के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन तारीख क्या थी? तो 4 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई? तो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1902 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कारण क्या था? किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है? तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु टीबी के कारण हुई थी। ठीक है, टीबी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी वेल्लूर मठ में। और मात्र 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मात्र 39 साल का युवा जिसने भारत का नाम बहुत दूर तक फैलाने का काम किया था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टीबी। तो जो ये टीबी है, इस टीबी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगी? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। और टीबी के अंदर क्या आती है भाई? हमें हल्की हल्की खांसी आती है टीबी के अंदर, और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने का काम होता है भाई किसमें? टीबी के अंदर। ठीक है, तो इसी टीबी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में वेल्लूर मठ। यहाँ तक इन बातों को नोट कीजिए। और इसके बाद में हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं आज ही, और उस चैप्टर का नाम क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। और उसके बाद में हम अपने सामाजिक सुधार की जो क्लासेज हैं उन सबको कंप्लीट कर चुके होंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी कि आप इनको कितनी गहराई से पढ़ते हैं, कितने अच्छे नोट्स आप प्रिपेयर करते हैं। तो इन चीज़ों को नोट कीजिए। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी। और कब हुई? 1875 में।
ठीक है। करने वाले कौन थे? तो कर्नल अलकॉट, कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? तो इसकी स्थापना की जगह कौन सी है? तो स्थान का नाम है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। क्यों स्थापना हुई? इसका कारण क्या था? तो पुराने धर्म को फिर से जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ये पुनर्जीवन के अंदर, यानी जो पुनर्जीवन होता है उसके अंदर ये विश्वास करता था। ठीक है। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही देखना है कि भारत में इसका प्रचार किसने किया। ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1886 में भारत आई। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1886 में अडियार मद्रास में आई। अडियार कहाँ पर है? मद्रास। तो यहाँ पर ये आती है। और बात करें लास्ट इसकी भारत में प्रचार, भारत में इसका प्रचार किसने किया? तो भारत में इसका प्रचार एनी बेसेंट ने करने का काम किया था। ठीक है। तो एनी बेसेंट ने इसका प्रचार किया था भारत में, और यही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इसी ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और जब इसने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था तो कांग्रेस वासियों ने इसको क्या बनाया? इसको कांग्रेस की अध्यक्ष बनाने का काम किया था। कब? 1917 ईस्वी में। और पहली विदेशी महिला थी जो क्या बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी भारत में। ठीक है। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो भाई इन पे कमेंट करने का काम ज़रूर करें। आगे आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।